दूसरे रोज शाम होते ही कमांडो इमरान और जिब्रान लिली के यहाँ पहुंच गए। लिली उनका इंतजार कर रही थी। तीनों गाड़ी में बैठकर दिल्ली की लोधी स्ट्रीट के ट्रैफिक सिग्नल वाले चौक में आए और गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी। 1-2 मिनट वो फुटपाथ के करीब ही ग्रीन बेल्ट में बैठे रहे ताकि किसी को उन पर शक न हो। ग्रीन बेल्ट पर अक्सर लोग शाम के वक्त तफरीह की गरज से बैठ जाते थे। उसके बाद लिली ने दोनों को साथ लिया और सबसे पहले सिग्नल वाले चौक से 15 कदम पीछे उस जगह की निशानदही की जहां कमांडो इमरान ने खड़ा होना था। उससे 5-6 कदम आगे एक दरख्त की आड़ में जिब्रान को स्टेन गन लेकर खड़ा होना था। चौक में एक जानिब फुटपाथ पर लिली को पहियों वाली कुर्सी पर मौजूद होना था। जब तीनों जगहों की निशानदही कर दी गई तो वो खामोशी से गाड़ी में सवार हुए और लिली के फ्लैट की तरफ चल पड़े। प्रोग्राम ये तय हुआ कि दूसरे ही दिन सुबह 9 बजे के बाद जब भारत की खुफिया इंटेलिजेंस FBI का चीफ कृष्णमचारी दफ्तर जाते हुए ट्रैफिक के सिग्नल वाले चौक से गुजरेगा तो उसको खत्म कर दिया जाएगा। सबसे पहले लिली ने ट्रैफिक की सुर्ख बत्ती को जाम करना था, यानी सुर्ख बत्ती जितनी देर तक वो चाहे उतनी देर तक रोशन रहे। इसके लिए लिली ने रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिया था। वो कहने लगी, जब मद्रासी जल्लाद कृष्णमचारी की गाड़ी सुर्ख बत्ती का इशारा देखकर चौक में रुक जाएगी तो मैं उस पर स्टेन गन का फायर खोल दूंगी। अगर किसी वजह से कृष्णमचारी हलाक न हुआ तो फिर तुम दोनों यानी कमांडो इमरान और जिब्रान उसकी गाड़ी पर दस्ती बमों को फेंकना शुरू कर देंगे। आप लोग समझ गए हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? इमरान और जिब्रान ने बैक आवाज कहा, बिल्कुल समझ रहे हैं। लिली ने कहा, अब आप आज रात मेरे फ्लैट पर ही रहेंगे ताकि हम एक ही वक्त में सुबह अपने मिशन पर इकट्ठे एक साथ निकल सकें। इमरान ने जब इस मिशन में काम आने वाले असलहे के बारे में पूछा तो लिली ने कहा, तमाम असलहे का इंतजाम हो चुका है और वो मेरे कमरे में मौजूद है। सुबह हम जरूरत के मुताबिक असलहा लेकर यहाँ से निकलेंगे। कमांडो जिब्रान ने पूछा, और तुम्हारी व्हील चेयर का क्या होगा? मुझे यहाँ वो कहीं नजर नहीं आ रही। लिली ने कहा, सुबह एक वैगन आएगी, उसमें मेरी व्हील चेयर भी होगी और उसी में बैठकर हम अपने स्पॉट पर जाएंगे। रात उन्होंने लिली के फ्लैट पर ही गुजारी। घड़ी के अलार्म ने उन्हें सुबह जगा दिया। लिली पहले से उठी हुई थी। सुबह हाथ मुंह धोकर उन्होंने नाश्ता किया और लिली उन्हें अपने बेडरूम में ले गई। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोज कैसी लगी। पलंग के नीचे से उन्होंने एक सूटकेस निकालकर खोला तो उसमें 3 स्टेन गन्ने, उनके मैगजीन और दर्जन के करीब दस्ती बम रखे हुए थे। लिली ने 3-3 दस्ती बम इमरान और जिब्रान को दे दिए। कहने लगी, ये दस्ती बम सिर्फ उस सूरत में कृष्णमचारी की गाड़ी पर फेंके जाएंगे अगर वो मेरी फायरिंग से जिंदा बच गया। अगर मैंने अपनी स्टेन गन के फायर से उसे हलाक कर दिया तो तुम दोनों में से कोई भी दस्ती बम नहीं फेंकेगा और न स्टेन गन का फायर खोलेगा, क्योंकि हमारा टारगेट कृष्णमचारी है। अगर वो हलाक हो गया तो हमें मजीद फायरिंग करने की जरूरत नहीं होगी। फायरिंग से दूसरे लोगों के हलाक होने का खदशा होगा जो हम नहीं चाहते। ठीक 8 बजे एक वैगन आ गई। वैगन में लिली के लिए व्हील चेयर मौजूद थी। तीनों अपनी अपनी स्टेन गन्ने कपड़ों में छुपाकर वैगन में आकर बैठ गए। लिली व्हील चेयर पर बैठ गई। उसने घुटनों के ऊपर छोटा कंबल डाल लिया था जिसके अंदर स्टेन गन छुपाई हुई थी। दस्ती बम इमरान और जिब्रान ने अपनी जैकेट की जेबों में रख लिए। दिन के 9 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे कि ये लोग लोधी स्ट्रीट के ट्रैफिक सिग्नल वाले चौक में आ गए। उन्होंने वैगन चौक से जरा हटकर दरख्तों के नीचे खड़ी कर दी। लिली ने घड़ी देखकर कहा, कृष्णमचारी बंगले से निकल चुका है, वो 10 मिनट में चौक में पहुंच जाएगा। हमें अपनी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाना चाहिए। लिली पहियों वाली कुर्सी पर बैठी वैगन से बाहर आ गई। वो फुटपाथ पर एक तरफ होकर व्हील चेयर पर इस तरह बैठी थी जैसे सड़क की सैर देख रही हो। रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में था। कमांडो इमरान उससे 10 कदम के फासले पर एक दरख्त के पीछे बैठ गया। उससे 5 कदमों के फासले पर जिब्रान एक दरख्त की आड़ में हो गया। उन सब की नजरें सड़क पर लगी हुई थी। लिली ने उन्हें कृष्णमचारी की गाड़ी का नंबर और कलर बता दिया था। दफ्तरी औकात थे। सड़क पर बड़े जोरों शोर से ट्रैफिक चल रही थी। 9 बज गए, फिर 9:10 हो गए, मगर कृष्णमचारी की गाड़ी अभी तक नहीं गुजरी थी। कमांडो इमरान और जिब्रान बेचैनी से सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देख रहे थे। जब 9:30 बज गए और कृष्णमचारी की गाड़ी न आई तो कमांडो इमरान स्टेन गन अपने कपड़ों में छुपाए लिली के पास गया। वो लिली की पहियों वाली कुर्सी के पास बैठ गया और आहिस्ता से कहा, गाड़ी अभी तक नहीं आई, प्रोग्राम तब्दील हो गया होगा। लिली ने धीमी आवाज में कहा, तुम अपनी पोजीशन पर जाओ, हम 15 मिनट और देखेंगे। अगर 15 मिनट के बाद भी कृष्णमचारी की गाड़ी न आई तो मैं वैगन के पास आ जाऊंगी, तुम भी वैगन में जाकर बैठ जाना।
हम कमांडो ऑपरेशन कल तक के लिए मुलतवी कर देंगे। कमांडो इमरान फौरन उठा और लंबे लंबे डग भरता दरख्त के पीछे अपनी पोजीशन संभाल कर बैठ गया। उसने कमांडो जिब्रान को इशारों से समझा दिया कि हम 15 मिनट तक इंतजार करेंगे। 15 मिनट भी गुजर गए, कृष्णमचारी की गाड़ी न आई। कमांडो इमरान ने लिली की तरफ देखा। वो व्हीलचेयर पर बैठी उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाती उस तरफ जा रही थी जहां उनकी वैगन खड़ी थी। इमरान ने जिब्रान को इशारा किया कि वैगन में आ जाए और फिर खुद भी वैगन की तरफ चल पड़ा। लिली वैगन में व्हीलचेयर मोड़कर अंदर सीट पर बैठी थी। इमरान और जिब्रान भी आ गए। वैगन ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। लिली ने ड्राइवर से कहा, अभी 5 मिनट इंतजार करो। इमरान ने कहा, अब यहाँ इंतजार करने की क्या जरूरत है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लिली कहने लगी, अपना असलहा मेरी सीट के नीचे छुपा दो। इमरान और जिब्रान ने अपनी अपनी स्टेन गन, मैगजीन और दस्ती बम लिली की सीट के नीचे आगे करके छुपा दिए। लिली ने अपनी स्टेन गन भी सीट के नीचे रख दी। कहने लगी, मुझे खतरा है कहीं कृष्णमचारी को मुखबरों ने खबर न कर दी हो कि रास्ते में उस पर कातिलाना हमले का खतरा है। इमरान ने कहा, ये कैसे हो सकता है, इस मिशन की सिवाय हम तीनों के और किसी को खबर नहीं। FBI के मुखबरों को कहां से खबर हो सकती है। लिली ने सर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं कहा जा सकता, बहरहाल हम कल फिर आएंगे, अब हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। लिली ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी ले चलो। ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन ने चलने से इनकार कर दिया। 3-4 मरतबा उसने सेल्फ दबाया। घर घर की आवाज के साथ इंजन हर बार बंद हो गया। लिली ने गुस्से में कहा, क्या कर रहे हो, इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। ड्राइवर ने कहा, बेगम साहिबा कोई नक्स पैदा हो गया है, मैं अभी देखता हूँ। ड्राइवर वैगन से बाहर आया। उसने बोनट उठाया और इंजन को चेक करने लगा। इतने में उनके सामने और पीछे की जानिब से पुलिस की 2 गाड़ियां तेजी से आईं और वैगन को ब्लॉक कर दिया। गाड़ियों के दरवाजे खुले और 15-16 पुलिस के सिपाही हाथों में स्टेन गन्ने लिए बाहर निकलकर वैगन की तरफ दौड़कर आए और वैगन को घेरे में ले लिया। एक पुलिस इंस्पेक्टर हाथ में पिस्तौल लिए वैगन के दरवाजे पर आकर बोला, खबरदार तुम में से किसी ने भी कोई हरकत की तो तुम्हें भून दिया जाएगा। कमांडो इमरान, जिब्रान और लिली फटी फटी आंखों से एक दूसरे को देखने लगे। पुलिस इंस्पेक्टर ने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन्हें गिरफ्तार कर लो। उसके साथ ही सिपाही वैगन में घुस आए और उन्होंने लिली, जिब्रान और इमरान को बाजुओं से पकड़कर घसीटकर बाहर निकाला और उनके हाथ पीछे करके हथकड़ियां लगा दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, वैगन की तलाशी लो। 4 सिपाही वैगन की तलाशी लेने लगे। सीट के नीचे से स्टेन गन्ने और दस्ती बम बरामद हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने चिल्लाकर कहा, असलहा कब्जे में करो और इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलो। मुसल्ला सिपाहियों ने लिली, इमरान और जिब्रान को पुलिस की एक गाड़ी में धकेल दिया और गाड़ियां पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ने लगी। ये सब कुछ इतनी जल्दी और आनन फानन हो गया कि इमरान और जिब्रान को संभलने का मौका ही न मिल सका। साफ जाहिर था कि किसी ने मुखबरी कर दी थी। पुलिस को खबर हो गई थी और पुलिस ने छापा मारकर उन सबको गिरफ्तार कर लिया था। जब तक पुलिस की गाड़ियां पुलिस स्टेशन तक न पहुंची, इमरान यही सोचता रहा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। सारा मिशन इंतहाई राजदारी के साथ शुरू हुआ था, फिर पुलिस को कैसे खबर हुई। जिब्रान भी यही सोच रहा था, लेकिन उन दोनों की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि मुखबर कौन है जिसने पुलिस को उस कमांडो ऑपरेशन की खबर कर दी थी। थाने पहुंचकर लिली, कमांडो इमरान और जिब्रान को अलग अलग जगहों पर बंद कर दिया गया। ये एक तंगोतारी कोठरी थी जिसके नंगे फर्श पर इमरान सर झुकाए बैठा गहरी सोच में गुम था। किसी वक्त उसके जहन में ये ख्याल भी आता कि कहीं ये सब कुछ उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक जाल तो नहीं बिछाया गया, मगर ये कैसे हो सकता था। इमरान की हथकड़ी खोल दी गई थी। घंटे 1.5 घंटे के बाद तंगोतारी कोठरी में 3 मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल आए। उनके साथ एक सफेद कपड़ों वाला भी था जो CID का आदमी था। इमरान को हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई। उसके बाद उसे बाजू से पकड़कर बाहर ले जाकर एक वैगन में धकेलकर वैगन का दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। ये वैगन कैदियों को जेल से ले जाने और लाने वाली थी, जिसकी कोई कोठरी नहीं थी, सिर्फ ऊपर करके सलाखों वाले रोशनदान से बने हुए थे। वैगन किसी नामालूम मकाम की तरफ रवाना हो गई। इमरान को लिली और जिब्रान की कुछ खबर नहीं थी कि उनके साथ क्या गुजरी। वैगन काफी देर तक दिल्ली की सड़कों पर चलती रही। उसके बाद वो एक तरफ घूमी और कच्चे रास्ते पर आ गई जहां वैगन को झटके लग रहे थे। आखिर वैगन एक जगह रुक गई। इमरान को बाहर निकाला गया। उसने दिन की रोशनी में देखा कि वो दिल्ली के पुराने किले के सामने खड़ा है। दिल्ली का पुराना किला बड़ी तारीखी रिवायात का हामिल था। यही वो किला है जहां सन 1947 के फसादात में जब हिंदू सिख मिलकर मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे तो दिल्ली के मुसलमान जाने बचाकर इस किले में छुप गए थे। बाद में इस किले को रेफ्यूजी कैंप बना दिया गया था और यहीं से दिल्ली के लुटे पटे मुसलमानों के खानदान हिजरत करके किसी न किसी तरह पाकिस्तान पहुंचे। 1947 में ये किला बिल्कुल वीरान था और आसपास भी कोई आबादी नहीं थी, मगर अब इस किले में पुलिस और इंटेलिजेंस वालों की बैरकें बनी हुई थी और उसके आसपास भी कॉलोनियां बन
गई थी, लेकिन किले में किसी शहरी को बगैर इजाजतनामे के जाने की इजाजत नहीं थी। उस किले के बारे में ही इमरान ने सुन रखा था कि वहाँ कैदियों को ऐसी अजियतें दी जाती हैं और इस कदर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है कि यहाँ से कोई भी कैदी जिंदा नहीं निकल सका। उस किले में दी जाने वाली इंसानियत सोज अजियतों और तशद्दुद की शोहरत कमांडो इमरान ने भी सुन रखी थी। उसका ख्याल था कि भारतीय इंटेलिजेंस अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी और उसी किले में अजियतें दे देकर उसे हलाक कर देगी। लेकिन दूसरे ही दिन उसे पुराने किले से निकालकर एक बंद वैगन में बिठाकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना कर दिया गया। उसका ख्याल था कि उसे कैदियों वाली बंद वैगन में बिठाया गया है। उसने सोचा कि उसे शायद कहीं करीब ही ले जाया जाएगा, लेकिन उसका ये ख्याल भी गलत निकला। उसे सुबह के वक्त वैगन में सवार करवाया गया था। वैगन मुसलसल चलती रही। दोपहर को एक जगह वैगन रोककर उसे खाने को 1.5 रोटी के साथ थोड़ी सी दाल दी गई। उसके बाद वैगन फिर चल पड़ी। वैगन की छत के साथ सलाखों वाले 3-4 हवादान बने हुए थे। सिर्फ उनमें से इमरान बाहर देख सकता था। बाहर उसे किसी किसी वक्त दरख्त पीछे को जाते नजर आते। शाम तक वैगन सफर करती रही। शाम हो गई थी जब उसे वैगन में से उतारा गया। उतारने से पहले उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। ये पट्टी काले कपड़े की थी और इस तरीके से बांधी गई थी कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ सकता था। इमरान ने शंट करते रेलवे इंजन की आवाज सुनी तो उसे उससे अंदाजा हुआ कि ये कोई रेलवे स्टेशन है, मगर आवाज में शोर बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब था कि ये कोई मामूली सा देहाती स्टेशन था। उसे एक बेंच पर बिठा दिया गया। हथकड़ी उसे वैगन में ही लगा दी गई थी। फिर रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म पर आने और रुकने की आवाजें सुनाई दी। उसके साथ ही पुलिस के सिपाही उसे उठाकर एक डिब्बे में ले गए। रेलगाड़ी चल पड़ी। एक रात और दूसरे दिन की दोपहर तक ट्रेन सफर करती रही। इमरान की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये भारतीय इंटेलिजेंस और पुलिस उसे कहाँ ले जा रही है। दूसरे दिन दोपहर के वक्त उसे ट्रेन से निकालकर दोबारा एक वैगन में बिठा दिया गया और वैगन चल पड़ी। ट्रेन में सारा रास्ता उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रही थी। सिर्फ वैगन में बिठाने के बाद पट्टी उतार दी गई। इस दफा वैगन 1-1.5 घंटे के सफर के बाद रुक गई। उसकी आंखों पर दोबारा पट्टी बांध दी गई और उसे बाहर निकाला गया। उसने फजा में समंदर की बू महसूस की। हवा मरतूब थी। यहाँ उसे एक छोटे स्टीमर में सवार करवा दिया गया। स्टीमर जब पानी में चला तो इमरान ने अंदाजा लगाया कि उसको समंदर में किसी गुमनाम जजीरे पर ले जाया जा रहा है। 15-20 मिनट के बाद इमरान की आंखों पर से पट्टी उतार दी गई। उसने आंखें मलते हुए देखा कि वो एक स्टीमर में बैठा है जो समंदर में पत्थरों और चट्टानों के दरमियान एक जगह रुक गया है। उसके साथ 4 मुसल्ला सिपाही थे। यहाँ इमरान को दोबारा हथकड़ी लगा दी गई। किनारे पर नीली वर्दियों वाले कुछ सिपाही किस्म के 10-12 आदमी खड़े थे जिन्होंने स्टेन गन्ने पकड़ रखी थी। उन्होंने आगे बढ़कर इमरान को अपनी तहवील में ले लिया। जो सिपाही इमरान के साथ उस जगह तक आए थे उन्होंने एक कागज पर नीली वर्दीपोश अफसर से दस्तखत करवाए। शायद ये एक खतरनाक जासूस की वसूली के कागजात थे। वर्दीपोश सिपाही इमरान को लेकर दरख्तों के दरमियान एक तरफ को चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद दरख्त पीछे रह गए। इमरान ने देखा कि सामने एक ऊंची पथरीली फसील है जिस पर मौत की खामोशी छाई हुई है। ये फसील किले की तरह एक ऊंचे टीले पर बनी हुई है और उसके चारों तरफ 4 ऊंची मचाने बनी हैं। इमरान ने सोचा कि जरूर ये कोई जेल है और ये मचाने मुशाहिदाती चौकियां हैं जहां सर्च लाइटें लगी होंगी और मशीन गन्नों के मोर्चे भी होंगे। टीले पर फसील तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं। वो सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद फसील के छोटे गेट पर आ गए जो मोटी मोटी सलाखों वाला गेट था। गेट के अंदर सहन था जहां 2 ट्रक खड़े दिखाई दे रहे थे। गेट पर 2 मुसल्ला नीली वर्दी पोश खड़े थे। इमरान हैरान था कि आखिर उसे इतनी दूर लाकर कैद में डालने की क्या जरूरत थी। उसे जहां चाहे कैद में डाला जा सकता था। इंडिया में जेलों की कमी नहीं थी। ये मुअम्मा इमरान की समझ में नहीं आ रहा था। अभी तक इमरान को वहां कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं दिया था जो अपने लिबास और वज़ाक़ता से कैदी लगता। 3-4 आदमी जो दिखाई दिए वो नीली वर्दियों वाले ही थे जो उस जेल की इमारत के अमले के आदमी ही लगते थे। इमरान को उस पुरस्कार जेल के ऑफिस में ले जाया गया जहां उसकी फोटो उतारी गई। उसके हाथों की उंगलियों के निशान लिए गए। यहाँ से उसे एक और कमरे में पहुंचा दिया गया। उस कमरे में 2 नीली पोश आदमियों ने इमरान को खा जाने वाली नजरों से देखा और उसको सारे कपड़े उतार कर दीवार के साथ खड़े होने का हुक्म दिया। इमरान जरा झिझका। उसे शर्म महसूस हुई कि वो इतने लोगों के सामने अपने कपड़े कैसे उतारे। अचानक पीछे से किसी ने उसकी कमर में इतनी जोर से लात मारी कि वो मुंह के बल गिर पड़ा। साथ ही उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना, कपड़े उतार कर सामने वाली दीवार के साथ खड़े हो जाओ। इमरान कोई कमजोर नौजवान नहीं था, सेहतमंद और सख्त जान था, मगर पुश्त पर इतने जोर से लात मारी गई थी कि इमरान की आंखों के आगे देर तक तारे नाचते रहे। उसने सोचा कि आफियत इसी में है कि उनका हुक्म मान लिया जाए। उसने सारे कपड़े उतार डाले और सामने वाली दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया।
उसके ऊपर एक फवारा लगा था जिसका रुख नीचे को था। ये शावर था जैसे गुस्ल खानों में लगे होते हैं। जैसे ही वो शावर के नीचे जाकर खड़ा हुआ, शावर में से नीम गर्म पानी की फुहार निकलकर उसके ऊपर गिरने लगी। उस पानी में कोई जरासीम कुछ दवाई मिली हुई थी। शावर में से पानी बड़ी तेजी से गिर रहा था। इमरान दोनों हाथों से जिस्म मलने लगा। जब वो नहा चुका तो शावर का पानी बंद हो गया। एक आदमी ने उसे एक नीला पाजामा और नीला कुर्ता दिया, बोला इसे पहन लो। उसने कुर्ता पाजामा पहन लिया। पाजामे में इजार बंद नहीं था बल्कि इलास्टिक लगा हुआ था। अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि ये इंडिया में किसी दूर दराज जगह पर समंदर के अंदर कोई गुमनाम जेल है, जहां इंतहाई खतरनाक और ऐसे कैदियों को रखा जाता है जिन्हें दोबारा मुहज्जब इंसानों की दुनिया में वापस नहीं जाना होता, या फिर जिन्हें कुछ अरसे के बाद मौत के घाट उतारा जाना होता है। क्योंकि ये जेल इस कदर मुहज्जब दुनिया से दूर थी कि वहाँ कैदियों की हालत जार का कोई पूछने वाला नहीं था। पाजामा कुर्ता पहनने के बाद इमरान को टीन का एक मग और एक थाली दी गई। दो मुसल्ला नीली पोश इमरान को अपनी तहवील में लिए हुए थे। वो उसे लेकर ऐसी जगह आ गए जहां ऊंची छत के नीचे साथ साथ कितनी ही कोठरियां बनी हुई थीं। हर कोठरी का दरवाजा लोहे की मोटी मोटी सलाखों वाला था। कोठरी के अंदर लेटने के लिए पत्थर का एक बेंच बना हुआ था। कोठरी की पिछली दीवार के आगे 4-5 फुट ऊंची दीवार बनी हुई थी। बाद में इमरान को मालूम हुआ कि उस दीवार के पीछे लैट्रिन थी, यानी एक कमोड बना हुआ था जो फ्लश वाला था। एक नलका था जिसके नीचे पानी का लोटा रखा हुआ था। गोया अब उसे उस कोठरी में उस वक्त तक रहना था जब तक कि वो मर नहीं जाता। इमरान को उस कोठरी में बंद करके बाहर ताला लगा दिया गया। वो पत्थर के बेंच पर बैठकर सोचने लगा कि आखिर भारत की पुलिस को उसे इतनी दूर इस जेल में लाकर रखने की क्या जरूरत थी। क्या इसलिए कि इस जेल में से कोई कैदी फरार नहीं हो सकता क्योंकि उसके चारों तरफ समंदर था, या हो सकता है ये दूर उफ्तादा गुमनाम जेल हो जहां कैदी के साथ जो चाहे सलूक किया जा सकता है, जितनी चाहे अजियत दी जा सकती थी और कोई उसको पूछने वाला नहीं था। उसे हलाक भी कर दिया जाता तो किसी को कानो कान खबर न होती। इमरान को अपने दोस्त और साथी कमांडो जिब्रान का ख्याल आ गया कि न जाने वो कहाँ होगा, लेकिन इमरान को मालूम था कि जिब्रान जहाँ भी होगा वहाँ से फरार होने की जरूर कोशिश करेगा। खुद इमरान ने भी उस पुरस्कार जेल से फरार की तरकीबों पर गौर करना शुरू कर दिया था। मालूम होता था कि साथ वाली कोठरियां खाली हैं। उस तरफ से किसी कैदी की आहट सुनाई नहीं दे रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।